स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में। आज हम लोग जो क्लास 12th में प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में एक टॉपिक जो वाइवा होता है, उसमें प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो वाइवा होता है उसमें चार्ट पेपर में कुछ बनाने के लिए मिलता है। यदि आपने चार्ट पेपर में वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो ग्राफ है उसे बनाया है तो उससे संबंधित आप जब एग्जामिनर के पास जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। यह है वैद्युत चुंबकीय तरंग ग्राफ। ये इधर तरंग की दिशा को हमने दर्शाया है। तरंग की दिशा को किधर भी किसी भी ओर दर्शाया जा सकता है। इसमें तीनों लंबवत अक्ष होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग के चलने की दिशा, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये आपके पास वैद्युत क्षेत्र का आयामी मान अधिकतम मान E0 है और ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान B0 है। और ये इधर तरंग एक्स अक्ष की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में भी। तो चलिएगा पहला प्रश्न संभावित लिखते हैं कि क्या हो सकता है, देखते हैं जरा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो अगर एग्जामिनर ने पूछा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं तो हमें बताना है कि जब वैद्युत परिपथ में कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। और जो ये तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होते इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कहने का मतलब है बेटा ये निर्वात में भी चलती हैं। तो इन्हीं को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो पूछ सकता है इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नाम आए हैं तो आपसे कह सकता है कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताएंगे आप, ये तो परिभाषा के लिए आपने याद किया होगा। तो किसी आवेश, एक आवेश रखा हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई अन्य आवेश रखें तो वह क्या करे, वह उसके प्रभाव यानी पहले वाले के प्रभाव का अनुभव करे, तो हम कह देंगे कि वह क्षेत्र, वहां तक का क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसी में यह भी पूछ सकता है नॉर्मल से क्वेश्चनों के अंतर्गत कि ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा आप दो मात्रक बता सकते हो। एक सूत्र E बराबर V/L होता है। तो V का मतलब विभवांतर, L का मतलब आपकी लेंथ, लंबाई। तो वोल्ट प्रति मीटर बता सकते हो। और आपके पास एक फार्मूला और है, E बराबर F/Q। यहाँ से बताएंगे तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो बेटा न्यूटन प्रति कूलाम। तो दो मात्रक आप वैद्युत क्षेत्र के बता सकते हैं। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इसी प्रकार का, ये चुंबकीय क्षेत्र किससे कहते हैं। इसमें वैद्युत और चुंबकीय दो क्षेत्र होते हैं तो हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र पूछ ले आपसे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य चुंबक क्या करेगा, उसके प्रभाव का अनुभव करेगा, वह कैसा क्षेत्र कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। दोनों वैद्युत और चुंबकीय एक तरह ही लिख रखा है कि आपको याद हो जाए। चलिएगा इसमें फिर वह वैद्युत क्षेत्र की तरह क्या पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो क्या बताना होगा हमें कि जो ये सूत्र F बराबर I/L आप जानते हैं, इससे अगर आप B बचाएंगे तो B बराबर F/IL यानी न्यूटन, और धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसी को आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तीनों मात्रक एक होते, गॉस होते हो, CGS पद्धति, वे सब SI में है। तो ये मात्रक आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं ये किस प्रकृति की होती हैं। किस प्रकृति में मतलब आपसे अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य की बात करेगा तो आपको बताना है अनुप्रस्थ प्रकृति। अनुप्रस्थ का मतलब जिसमें अनुप्रस्थ तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिसमें जो आपके माध्यम के कण होते हैं तरंग के चलने की लंबवत दिशा में कंपन करेंगे। अगर पूछता तो आप ऐसा भी बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, निर्वात में इन तरंगों की चाल, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती, निर्वात में इन तरंगों की चाल जो होती इनका मान पूछ सकता है। नॉर्मल सा प्रश्न बिल्कुल है। तो आपसे चाल पूछ सकता है तो आपको याद ही रखना है, याद ही किए होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 7वां क्वेश्चन था। 8वां प्रश्न क्या बन सकता है, निर्वात में इनके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का मतलब जो महत्तम मान होते हैं, वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान E0 और चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान जो B0, इसमें क्या संबंध है। तो आपको बताना है कि E0/B0 = C, यानी वैद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान आयामी
और चुंबकीय क्षेत्र के आयामी मान का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल सी के बराबर। सी का नाम यहाँ आप याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला 9 नंबर क्या हो सकता है, वो पूछ सकता है कुछ वैद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम बताइएगा, 2 बताइएगा, 3, ऐसा भी कह सकता है। तो आप इस यात्रा नाम याद कर लेंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक विकिरण, सूक्ष्म या माइक्रो तरंग, आप उसको कहिए रेडियो तरंगे, ये सब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला 10वां नंबर प्रश्न क्या हो सकता है कि किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक व किसकी सबसे कम हो सकती है। सबकी तो अलग अलग याद मुश्किल हो सकता है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आप इस तरह का एक जरूर याद रख लीजिएगा कि किस तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक व किसकी सबसे कम होती है। तो आपको बताना है कि रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसी में अगर वो उल्टा पूछ ले एग्जामिनर कि किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक या कम, जो भी उसको पहले कहना है, वह किसकी सबसे कम होती है या अधिक होती है। तो आप इस तरह याद रखेंगे, रेडियो तरंग जिसकी तरंगदैर्घ्य बेटा ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि वी यानी लेमडा और आवृत्ति यानी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है, वी बराबर एफ लेमडा से आप देखेंगे। तो ये रेडियो तरंग की अगर तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। और जो आपके पास ये गामा किरण है, इसकी अगर तरंगदैर्घ्य बेटा सबसे कम है तो इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। इतने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।